हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये प्रिंसिपल जो है हेल्प करते हैं जब कोई मैनेजर कभी भी किसी सिचुएशन में स्टक हो जाता है। ये प्रिंसिपल 14 है बाय फेयोल एंड 13 है बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। आइए हम फेयोल के दिए हुए प्रिंसिपल के बारे में आज जानते हैं। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वह है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है किसी भी काम को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना। मतलब अगर कोई एक काम है तो उसके अगर 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है तो उसे 4 हिस्सों में बांट दिया जाए और हर एक काम किसी एक पर्टिकुलर आदमी को दे दिया जाए। तो आपने किसी भी काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना है और हर एक काम के लिए एक पर्सन अपॉइंट कर देना है जिसमें वो बहुत ही ज्यादा काबिल हो। तो जो भी पर्सन जिस काम में बहुत ही ज्यादा स्किल्ड होगा उसको वो काम दे दिया जाएगा जिससे वो उस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सके और काम जल्दी कंप्लीट हो और अच्छे से कंप्लीट हो। दूसरा जो प्रिंसिपल है वह है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है कि अगर हम किसी को भी काम दे रहे हैं तो हमें उसे काम के साथ साथ पावर भी देना चाहिए। अगर हमने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ड्यूटी होता है, तो साथ ही साथ में उसे कंप्लीट करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, हमें उसको अथॉरिटी भी देना पड़ेगा। अथॉरिटी मतलब डिसीजन वो ले सके इतनी उसको हमको क्या देनी पड़ेगी, पावर देनी पड़ेगी। तो हमें कितनी अथॉरिटी देनी है ये डिपेंड करता है हमने उसे कितना काम दिया है। जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे उतनी अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। तीसरा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चाहे एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉय हो, हर किसी को सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को ओबे करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कोई भी अगर रूल्स एंड रेगुलेशन को ओबे नहीं करता है तो कभी भी हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सही से रन नहीं कर पाएगा। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें केस स्टडी ऐसे आती है कि बिजनेस में कोई एक ऐसी चीज है जो कि मिसिंग है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन गोल अकम्प्लिश नहीं हो पा रहे हैं। वो क्या चीज मिसिंग है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं हो पा रहे हैं और केओस मचा हुआ है, केओस चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, कुछ भी चीज सही टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिसिप्लिन लिख सकते हो। तो डिसिप्लिन का मतलब एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर सभी लोग सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। इसके बाद है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है एक टाइम पर एक व्यक्ति, कोई भी एक सबऑर्डिनेट एक ही सुपीरियर के कहने को मानेगा। अगर उसको ऑर्डर मिलता है तो अपने बॉस के ऑर्डर को फॉलो करेगा, उसके अलावा किसी और को फॉलो नहीं करेगा। एक टाइम पर वो एक ही व्यक्ति के ऑर्डर को फॉलो करेगा। और आगे आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये दोनों मैच करते हैं लेकिन थोड़े अलग हैं। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है वन बॉस होना। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है एक प्लान का एक हेड होगा। अगर एक प्लान है तो उसका एक ही हेड होगा और उसी की बात को सब लोग मानेंगे और वही सारे काम को परफॉर्म करेगा। यह हमें बताता है एक ही एक्टिविटीज को बार बार होने से बचाता है। तो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज से बचाता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और ओवरलैपिंग ऑफ सबऑर्डिनेशन से बचाता है यूनिटी ऑफ कमांड। ये किसी एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है, ये पूरे के पूरे बिजनेस को अफेक्ट करता है। तो ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि एक टीम में सिर्फ एक ही कैप्टन होगा। अगर दो हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगला बहुत ही बड़ा सा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब होता है कभी भी अगर
कंपनी का इंटरेस्ट और आपका इंटरेस्ट क्लैश करता है तो आप हमेशा कंपनी के इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस दोगे, प्रेफरेंस दोगे। अगर आपके घर में कोई फंक्शन है लेकिन कंपनी की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग आपको अटेंड करनी है तो आप कंपनी के बारे में सोचोगे। अब जहां तक हो सके कंपनी को प्रॉफिट करवाने के बारे में सोचोगे, ना कि खुद के प्रॉफिट के बारे में सोचोगे। ये बताया जाता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसमें और भी केस स्टडी आती है, जैसे कि एक मैनेजर, उसका भतीजा वो क्या करता था, कोल सप्लाई करता था और मैनेजर उससे कोल ले लेता है। वो कोल का 1 रुपया एक्स्ट्रा लगाता है, फिर भी वो उससे कोल ले लेता है, जबकि मार्केट में कोल 1 रुपया सस्ता मिल रहा था। तो उसने अपने भतीजे को प्रॉफिट पहुंचाया और कंपनी को लॉस पहुंचाया। ये कौन से प्रिंसिपल का वायलेशन है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अगला है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय। कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होती है रेम्यूनरेशन, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को सही रेम्यूनरेशन देना बहुत जरूरी है, तभी वो मोटिवेट होकर काम करेगा। तो किसी भी एम्प्लॉय को उतनी रेम्यूनरेशन दी जाए जिससे वो अपनी सही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लीड कर सके, जी सके। तो हर एक व्यक्ति को हम लोग जितना उससे काम करवा रहे हैं उतनी फेयर सैलरी, फेयर वेजेस उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। ये रूल ये बोलता है। ऐसा नहीं कि आप उसका फायदा उठाकर उससे बहुत सस्ते में काम करवा रहे हो। 8 है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारी की सारी पावर एक पास होना, एक व्यक्ति के पास सारे के सारे डिसीजन लेने की अथॉरिटी होना। अगर एक ही व्यक्ति सारे तरह के डिसीजन लेगा, छोटे डिसीजन, बड़े डिसीजन, तो डिसीजन लेने में बहुत ही ज्यादा डिले हो जाएगा। इसलिए ऐसा करना चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इंपॉर्टेंट डिसीजन आप क्या कर सकते हो, किसी एक व्यक्ति को दे सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं है, बाकी के डिसीजन है, वो आप काफी लोगों में डिसेंट्रलाइज कर सकते हो। मतलब जो डिसीजन लेस इंपॉर्टेंट है उसको आप काफी लोगों में बांट सकते हो। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन होना। डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है उसको हमने डिस्पर्स कर दिया, बांट दिया। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिसीजन बहुत लोग ले सकते हैं, सेंट्रलाइजेशन मतलब डिसीजन केवल एक जन ले सकता है। ना ही हमें कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए बिजनेस में, ना ही कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन। कुछ पावर सबके पास होनी चाहिए और कुछ पावर जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो केवल और केवल कंपनी के हेड और टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही होना चाहिए। अगला है स्केलर चेन। स्केलर चेन बहुत जगह आता है आपका, इसी को फॉर्मल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ये बताता है कि अगर आपको किसी से भी कम्युनिकेट करना है तो आप एक सीरियल वाइज ही कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर आप ए को बी से बात कर, ए को डी से बात करनी है तो पहले वो बी से कम्युनिकेट करेगा, बी सी से करेगा, सी डी से करेगा। ए डायरेक्टली डी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ए एच से कम्युनिकेट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ देयर इमीडिएट बॉस, और इसको हम लोग बोलते हैं गैंग प्लान। तो कम्युनिकेशन जो है वो एक प्रिस्क्राइब्ड पाथ में होगा, कोई भी किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, इसी को हम लोग बोलते हैं स्केलर चेन। ऑर्डर बताता है कि आपका जो भी सामान है, मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, मशीनरीज है, वो सही प्लेस पर होनी चाहिए। और जो भी पर्सन जिस काम में इंटरेस्ट रखता है उसका उसी काम के लिए अपॉइंट करना चाहिए। अगर किसी के पास अकाउंट्स की अच्छी जानकारी है तो उसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट देना चाहिए, किसी को मार्केटिंग की अच्छी नॉलेज है तो उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट देना चाहिए। मतलब इंटरेस्ट के साथ उनको वो प्लेसमेंट देना चाहिए। इक्विटी बताता है कि हमें किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रीजन, जेंडर नहीं होना चाहिए। प्रमोशन जो भी कुछ है यहां पर बताया गया है कि सब लोग इक्वल हैं, हर एक एम्प्लॉय के साथ आपको इक्वली ट्रीटमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आपका क्लोज था तो आपने उसको ज्यादा सैलरी दी, जो आपका क्लोज नहीं था, आपके रिलीजन का नहीं था, आपके रीजन का नहीं था, आपके लैंग्वेज का नहीं था, आपने उसको कम सैलरी दी। तो आपको इक्विटी रखना चाहिए, मतलब इक्वालिटी रखनी चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल बताता है कि अगर
हर एक पर्सन जो भी हमारे यहाँ काम कर रहा है उसका टेन्योर जो है, टेन्योर मतलब होता है टाइम, फिक्स होना चाहिए। मतलब मिनिमम हमने रख दिया कि कोई भी 5 ईयर काम करेगा। ये जिस भी व्यक्ति को हम लोग काम पर रखते हैं, जिस भी पर्सन को काम पर अपॉइंट किया जाता है, उसको हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ट्रेनिंग देने से हमारा पैसा खर्च होता है, उसके ऊपर टाइम खर्च होता है। अगर वो मिनिमम 5 साल भी अपनी जॉब यहाँ पर दे के नहीं जाएगा तो कंपनी को लॉस होगा, बार बार नए एम्प्लॉय आएंगे, उससे एफिशिएंसी कम होगी। तो हर एक पर्सनल मतलब एम्प्लॉय का एक